सभी का स्वागत है, सभी को नमस्ते। नमस्ते शर्मिला दीदी। सभी को नमस्ते, सभी का स्वागत है। शुरू करते हैं। जी दीदी। तो आज अखिलेश्वर भैया और अनुपमा मिश्रा दीदी की शेयरिंग है। जी अखिलेश्वर भैया, आप सुन पा रहे हैं? जी दीदी, बिल्कुल। नमस्ते। जी नमस्ते भैया। मैं आप दोनों का परिचय रख देती हूँ। अखिलेश्वर भैया असिस्टेंट प्रोफेसर हैं गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज भरतपुर में, और भैया जुलाई 2020 से जुड़े हुए हैं। भागीदारी में वर्कशॉप्स में एप्टीट्यूड टीम में भैया रहते हैं। और अनुपमा मिश्रा दीदी भी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज भरतपुर में ही है भैया के साथ, टीचिंग एसोसिएट है, और सितंबर 23 से कंटेंट से जुड़े हैं। और दीदी फोन कॉलिंग में अपनी भागीदारी देते हैं। तो भैया आप शुरू करेंगे। आप सभी को मेरा नमस्कार। आपके गुरु को मेरा नमस्कार। आपके गुरु के गुरु को मेरा नमस्कार। इस प्रकार ज्ञान की इस परंपरा को मेरा बारंबार नमस्कार। परम श्रद्धेय श्री नागराज जी को प्रति कृतज्ञता अर्पित करते हुए गणेश सर और बाकी सभी प्रबोधकों को प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए मैं अपनी बात को रख रहा हूँ। मेरा नाम डॉक्टर अखिलेश्वर पांडे है। मैं राजस्थान के भरतपुर में गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे कार्यरत हूँ। मेरे परिवार में मेरे मम्मी पापा, मेरी पत्नी, मेरी एक बेटी और एक बेटा है। मेरा भाई है, उसकी पत्नी है और उसकी एक बेटी है। इस कंटेंट से मैं जुलाई 2020 को ऑनलाइन एफटीपी के माध्यम से जुड़ा था। कंटेंट को जब मैं सुन रहा था उस समय ही मेरी बेटी ने मेरा ध्यान आकृष्ट कराया था कि ये मेरे लिए कुछ काम कर रहा है। वहां से लेके अभी पिछले 4 साढ़े 4 साल की जो जर्नी है ये बहुत सुखद रही है, बहुत अच्छी रही है और इससे मुझे काफी तृप्ति रही है। तो कंटेंट में जो कंप्लीटनेस है और जो उसका जिंदगी के विभिन्न आयामों को वो जैसे छूता है, उससे उसकी रोबस्टनेस काफी पहले ही मुझे स्पष्ट हो गई थी। शायद ही ऐसा कोई दिन गया हो जुलाई 20 के बाद जब मैंने इस पे कुछ सोच विचार ना किया हो। लेकिन इस कंटेंट के साथ जो कठिनाई अपने में मैं पाया वो मेरे जो पूर्ववर्ती जो संस्कार थे उनसे जूझने में काफी मेहनत लग रही है। पहले भी लगी है, अभी भी लग रही है। कुछ संस्कार तो ऐसे रहे हैं जिनसे मैं 1 साल 1.5 साल से जूझ रहा हूँ, अभी भी जूझ रहा हूँ। कुछ में मुझे सफलता भी मिली है। मुझे ऐसा पूरा विश्वास है कि इस प्रक्रिया को करते हुए मैं अपने लिए और अपने परिवार और समाज के लिए कुछ ठीक कर पाऊंगा। कंटेंट को और एक्सप्लोर करने के क्रम में मैंने कई सारे शिविर, ऑनलाइन कंटेंट और बुक्स और ये सारी चीजों का चल रहा है मेरे साथ। अभी लास्ट में मैंने इसी क्रम में सार सत्र भी अटेंड किया। सार सत्र में इन एक्सरसाइजेस को लेके और कंटेंट का जो एक ओवरव्यू बना वो मुझे बहुत अच्छा लगा। एक्सरसाइजेस जो मैं कर रहा था उसमें मैं कुछ गलतियां भी कर रहा था, उसकी ओर भी ध्यान गया। वहां पे भी जो भी मैंने अपनी बात रखी थी तो गणेश सर ने कुछ ध्यान दिलाया था, तो उसके बाद से मैं उस पे काम कर रहा हूँ। जैसे मेरे लिए उन्होंने कहा कि एक भावुकता मेरे अंदर दिखती है। उस समय तो वो बात समझ में नहीं आई और ऐसा अक्सर मेरे साथ होता है। वो कोई बात कहते हैं
वो मुझे थोड़े समय बाद समझ में आती है। शायद मेरी तैयारी नहीं रहती है या बात बहुत गहरी होती है, लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि वो जो भावुकता से भाव वाली बात थी, वो मुझे थोड़ा सा कुछ स्पष्ट होना शुरू हुआ है, क्योंकि भावुकता को ही मैं भाव समझ के चल रहा था और उसके साथ जो मेरे निर्णय थे वो भावुकता में लिए जा रहे थे, और उसको मैं कहीं से जब ठीक से देखता था तो कोई वो तृप्ति भी नहीं आती थी। तो एक बिंदु जो इस पे उन्होंने ध्यान दिलाया, इस पे हालांकि अभी मैं फिर वहां जाने वाला हूँ, तो उस पे और गंभीरता से भी बात होगी। तो जो भी वो हमारा हैंड होल्डिंग हम लोगों की कर रहे हैं, उसके प्रति पुनः कृतज्ञता। अब मैं एक्सरसाइज पे जो स्टेप्स हैं उनकी ओर आता हूँ। इधर इस मॉर्निंग सेशन में मैंने ज्यादा सेशन नहीं अटेंड किए, क्योंकि वो सार सत्र, उसका फॉलो अप और फिर वो अध्ययन भी चल रहा है, तो उस सब में अरेंज करने में मॉर्निंग सेशन तो कम किए, लेकिन एक्सरसाइजेस में करता रहा हूँ। एक्सरसाइजेस मतलब जब भी मेरे पास खाली समय है तो या तो कंटेंट की चीजें पढ़ने का या एक्सरसाइज का। हालांकि रिकमेंडेड तो आप सबकी तरफ से और वहां से भी ये है कि इसको हमेशा किया जाए, लेकिन मैं हमेशा कर नहीं पाता हूँ। एक तो अभी वो इतनी योग्यता भी नहीं बनी है। हाँ, लेकिन जब मैं इसको करता हूँ तो निश्चित रूप से काफी चीजें क्लियर होती हैं, काफी फायदा मिलता है। फायदे जो अभी हुए हैं क्विकली मैं दो तीन रख देता हूँ। एक तो फायदा मेरे स्वास्थ्य को लेके है, जैसे मेरा ब्लड प्रेशर वगैरह अब काफी ठीक रहता है। जो एसिडिटी मेरे पेट में रहती थी वो भी ठीक रहती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि अभी जैसा मतलब रूटीन वाली जो बात है, उससे मेरा रूटीन काफी व्यवस्थित हुआ है और उससे मैं काफी संतुष्ट हूँ। मेरी मदर का हमेशा से ये रहता था स्कूल टाइम से ही कि सुबह उठ के पढ़ाई करो। उसके लिए उन्होंने बहुत सारा मेरे ऊपर जोर जबरदस्ती भी करती थी, वो मुझे स्वीकार नहीं था। बट जब तक मैं छोटा था, स्कूल में था, उनकी ही चली। और जब मैं कॉलेज में आया और अपने निर्णय लेने शुरू हुए तो वो चीजें मैंने छोड़ दिया। फिर वो लेट नाइट जगना और वो सारा सब शुरू हो गया। लेकिन वापस से वो जो बुक मैंने पढ़ी हेल्थ वाली पीएचवी की, उसमें जो बात कही गई है और फिर शर्मिला दीदी के भी वीडियोस में भी कई जगह सुने, तो मुझे पता नहीं क्यों वो ठीक लगी। मतलब ठीक बात थी इसलिए ठीक लगी। फिर मैंने उसको करके देखा। तो जो ब्रह्म मुहूर्त है उससे जो 40 मिनट पहले का समय की जो बात थी, तो उसको करके देखा। फिर उसके बेनिफिट देखे अपने अंदर, अपने स्वास्थ्य में, और वो काफी अच्छे थे। मतलब वो जो थे प्रभाव मैंने अपने अंदर ऑब्जर्व किए और स्वास्थ्य में वो मुझे बहुत ठीक लगे। बात भी समझ में आई जो पानी पीने की है, कि हम सूर्योदय के बाद पानी पी के जो बेनिफिट मिलेंगे और सूर्योदय से 40 मिनट पहले के हैं वो ज्यादा है। तो ये सारी बातें उसमें डिटेलिंग है। उनकी डिटेल में नहीं जाते हुए मेरा कहने का मतलब है मेरा रूटीन ठीक हुआ। हालांकि इस काम में चूंकि मुझे जल्दी सोना होता है, तो उसमें मेरे परिवार का भी सहयोग रहता है। और हमारी इस बात पे भी चर्चा है कि उसको थोड़ा और मैं भी परिवार की जिम्मेदारियों में सहयोग करूं, तो पत्नी को भी थोड़ा आराम रहे, वो भी टाइम से सो सकें और वो भी सुबह जल्दी उठ सकें। उस पर भी कुछ काम करेंगे। तो एक तो रूटीन का फायदा, दूसरा स्वास्थ्य में जो फायदा है,
तीसरा है कि अब मैं ये देख रहा हूँ कि जैसे पहले 2-3 साल पहले जब ये बात मैं लोगों से कहता था, तो मेरे अंदर एक अधीरता रहती थी कि वो क्यों नहीं मान रहे हैं, इतनी अच्छी बात है। तो वो इसलिए नहीं सुन रहे होते थे, जैसा हम सबको काफ़ी क्लियर ही है, कि वो बात सुनने से पहले वो मुझे सुन रहे होते हैं। अब मेरा आचरण, मेरा व्यवहार, आचरण की जगह व्यवहार शब्द ज़्यादा ठीक होगा। मेरा व्यवहार से वो संतुष्ट नहीं होते थे। लेकिन अभी धीरे-धीरे क्या है कि लोगों से संवाद होने लगा है। लोग स्वयं से भी पूछते हैं और हम आराम से बात भी कर पाते हैं, कंटेंट के बारे में भी और अपनी जो व्यक्तिगत बातें हैं या जो सामाजिक बातें हैं, मतलब संवाद हो रहा है लोगों से। तो ये एक अच्छी मतलब मैं ऐसा चाहता था, आप लोगों से पहले भी कहा और खुल के बार-बार कहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं जिस कॉलेज में काम कर रहा हूँ, वहाँ पे जो काम अजय कुमार गर्ग इंजीनियरिंग कॉलेज गाजियाबाद में हुआ है, वैसा ही काम हमारे कॉलेज में भी हो। तो वैसा मैं चाहता हूँ। तो उस दिशा में करने के लिए एक टीम बनने की आवश्यकता है। तो उसमें अच्छी बात ये है कि मेरी पत्नी भी अब वहीं काम करने लगी। एक मैडम है, वो भी, उनका भी इंटरेस्ट, डॉक्टर प्रमोद कुमारी, उनका भी बढ़ रहा है और हम और 2-3 लोगों के साथ चर्चा में हैं। तो एक बार 4-5 लोग हम हो गए, तो बात को आगे खींचेंगे। बट मैं वापस आता हूँ, तो ये बेनिफिट मुझे रखने थे, वो कर दिया। अब मैं एक्सरसाइज़ेज़ पे आता हूँ, जो मेन बात है, इसमें से क्या-क्या मैं कर पा रहा हूँ। तो इसमें जो पहला स्टेप है कि अपने जो भाव विचार देखने की बात है, तो ऐसा मैं बिल्कुल कर पाता हूँ, लेकिन हमेशा नहीं कर पाता हूँ। वो मैंने जैसे अभी कहा, जब मैं बैठता हूँ, जब मैं चाहता हूँ, जब मैं ध्यान देता हूँ, तो मैं वो कर पाता हूँ। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण स्टेप है, हम आपको ये पता ही है। हमारी अल्टीमेट जो कोशिश है, वो यही है कि हम शुद्ध दृष्टा के पद पे हो जाएँ। तो स्टेप 1 तो मैं कर लेता हूँ। जो स्टेप 2 है कि जो हमारे अंदर भाव विचार चल रहा है, वो मेरे लिए सहज है या असहज, तो ये भी पता चलता ही है, पता चल जाता है। तो असहज होता है, तो पता चल जाता है। तो मैं ध्यान देता हूँ, तो दिखता है, पता चलता है। उस स्टेप जो 3 है, ये भी पता चलता है कि मैं आराम में हूँ या परेशान में हूँ, ये भी पता चलता है। और स्टेप जो 4 है कि इनका जो ये निर्णय है, ये मुद्दा काफ़ी बारीक है। तो ऐसा कई बार हुआ है, अक्सर होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब मैं देखता हूँ, तो काफ़ी टाइम में ये पकड़ लेता हूँ कि ये जो भाव विचार चल रहा है, ये मुझसे ही जुड़ा हुआ है और इसका निर्णय मैं ही ले रहा हूँ। तो ये कोई ऐसे परसेंटेज में कहें तो जब मैं ध्यान दे रहा होता हूँ जिन क्षणों में, उसमें से 20% 25% टाइम पे ये पता चलता है कि इसका निर्णय मैं ही ले रहा हूँ। आवश्यकता तो इस बात की है कि वो मुझे क्लैरिटी रहे। लेकिन फिर भी जब एक आध बार ये चीज़ पता चलती है कि इसका निर्णय मैं ही ले रहा हूँ, तो वो काफ़ी रीअश्योरिंग भी होता है, ज़िम्मेदारी भी बढ़ती है और ये रीअश्योरिंग इन द सेंस कि हमें ये लगता है कि जब ये निर्णय मैं ही ले रहा हूँ, तो मैं आगे इस पे काम करके इसको ठीक कर सकता हूँ। मतलब फिर वो दूसरे वाले से जो डिपेंडेंसी है, उसको कम करने की मैकेनिज़्म जो है, वो फ़ोकस अपने पे आता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये हमेशा कर पा रहे हैं या है, लेकिन एक आध बार ये, एक आध बार नहीं, मतलब 20-25% बार जब भी ध्यान देते हैं, उसमें से ये दिखता है कि ये तो मैं ही कर रहा हूँ। और मुझे लगता है कि इस टाइम मेरे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था। एक्चुअली मैं बात तो होती आ रही थी कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं सिर्फ़ शरीर नहीं हूँ, ये बात तो होती आ रही थी। लेकिन जब ये मॉर्निंग सेशन में एक्सरसाइज़ेज़ जब
कुमार शंभू भैया और सबके उसमें हमने ये किया और जब थोड़ा कर पाए ठीक से, तब स्पष्ट हुआ अपना जो चैतन्य पक्ष है, अपने अंदर की जो क्रियाएं हैं, जीवन क्रियाएं हैं, और वो मेरे लिए तो तभी वो स्पष्ट हुआ और वो मुझे काफी ठीक लगा। क्योंकि एक बार जब तक हम वो देख नहीं पाते हैं तो सिर्फ बातें करने से तो कोई फायदा है नहीं। और जैसा मैं देख पाता हूँ कि मेरे विचार ज्यादा चलते हैं मेरे अंदर, और व्यवहार और कार्य का जो आयाम है वो थोड़ा सा पीछे रहता है। और जो आध्यात्मिकता का है पोर्शन, या जो B1 ब्लॉक की क्रियाएं हैं, वहां तो अभी बहुत ही कम प्रगति है, लेकिन धीरे धीरे होगी, ऐसा उम्मीद है। जो स्टेप 4 की बात थी, तो उसमें ये तो मुझे कई बार या 20-25% बार ये दिख चुका है कि वो निर्णय जब मैं ध्यान दे रहा होता हूँ उस समय की बात कर रहा हूँ। और ऐसा हमेशा मैं इन एक्सरसाइजेस को कर पा रहा हूँ ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ये इसके साथ ही जो स्टेप 5 है कि अब जो भाव विचार चल रहे हैं उसका निर्णय मैं ले रहा हूँ। अब वो चल कैसे रहे, किस आधार पे? तो जब वो चल रहे होते हैं उस समय तो मुझे कम ही बार सफलता मिली कि उसके पीछे की जो मान्यता है वो मैं देख पाऊं। लेकिन जब भी मैं शांति से बैठता हूँ और ठीक से पिछली जो घटना हुई है उसकी एनालिसिस करता हूँ, तो मैं वो मान्यता तक पहुंच जाता हूँ ज्यादातर टाइम पे, कि वो ऐसा जैसे जो गड़बड़ी मैंने करी अभी तक, तो ज्यादातर गड़बड़ी पे ही ध्यान रहता है। जो भी उससे मुझे दुखी हुआ मैं, या जो भी चीज थी, तो वो जो निर्णय था वो मेरा, और उसके पीछे की जो मान्यता है तो वो पिन पॉइंट हो जाती है, समझ में आता है कि ऐसा क्यों गड़बड़ी हुई। बट मुद्दा फिर से वही है कि ये हम करते तभी है, जैसे कोई घटना हुई कॉलेज में, परिवार में, या तो बैठ के जब उसका रिसर्च चलता है, उस पर सोचते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, तो फिर वो वहां पे पकड़ पाते हैं। कितना बढ़िया हो कि अगर वो घटना होते समय ही हम उसको पकड़ पाए। और ऐसा भी नहीं है, कई बार जब वो आवेश आते हैं तो कई बार घटना के समय पे भी ध्यान जाता है। ऐसा नहीं है कि हमेशा बाद में ही जाता है, कई बार नहीं भी जाता है, लेकिन कई बार जाता भी है। तो उस जब चला जाता है तो उसका इमीडिएट फायदा हो जाता है, तो वो फिर वो रिएक्शन रुक जाता है और वो अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स में भी आता है। और जो चूंकि अब धीरे धीरे ऐसा भी दिख रहा है कि रिएक्शंस कम हो रहे हैं और रिस्पॉन्स की तरफ ज्यादा बढ़ रहे हैं, या उधर की गति शुरू हुई है, तो लोगों के बीच मैं अपनी एक्सेप्टेंस को भी बढ़ते हुए देख रहा हूँ। मतलब कॉलेज में वही मेरे मित्र मित्र कहे या कलीग कहे जो मुझसे दूरी बनाते रहते थे, अभी वो हम लोग बातचीत हमारा हो पाता है, और कई बार बड़ी आत्मीयता से भी बात होती है। तो ये बहुत अच्छा लगता है। जैसे कोई मेरे मित्र हैं, वो मुझे देखते ही फायर हो जाते थे, गुस्सा पड़ जाते थे, अभी वो मुझे अपने घर पे भी बुलाने के लिए कहते हैं कि आइए कभी बैठिए बात करते हैं। तो ये चीजें कुछ ठीक है, मतलब ये मुझे ठीक लग रही है। जो इसके आगे के स्टेप है जो संबंध व्यवस्था और सहअस्तित्व वाला जो मुद्दा है इस एक्सरसाइज में, तो वो तो अभी काफी डीप में करने वाला काम है, और उसको अभी समझना भी है तार्किक आधार पे, सीधे सीधे भी। तो उसमें तो मैं लगा ही हुआ हूँ कंटेंट के साथ, और वो काफी गहराई में करने वाली चीजें हैं। और मुझे लग रहा है कि उस ओर मेरी निष्ठा भी है, और अब मेरी तैयारी भी हो रही है, अध्ययन भी शुरू किया है, तो उस ओर काम होगा ही। लेकिन अभी उसमें मैं कहूँ कि मुझे दिखता है तो अभी नहीं दिखता है, अभी सिर्फ तार्किक और उसमें भी चल ही रहा है, और वो भी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। जैसे जो पूरा एक ताना बाना है ये सहअस्तित्व का,
और व्यवस्था का और जो ये संबंध का है, तो इस ओर ध्यान तो है, लेकिन अभी पूरी तरह से स्पष्ट हो ऐसा नहीं है। लेकिन जहां-जहां भी ये स्पष्टता, वैचारिक स्पष्टता की बात मैं कर रहा हूँ, सीधे-सीधे देखने की तो अभी बात ही नहीं हो रही, वो इस तरह भी मेरा बिल्कुल नहीं है। वैचारिक स्पष्टता भी अभी इसमें कई मुद्दों पे बाकी है, कुछ पे दिखती है। तो ये काम तो है, ये करना ही है और इसके लिए मैं तैयार भी हूँ। ऐसा मन है कि इसको लाइफ लॉन्ग करेंगे, क्योंकि अब 4 साढ़े 4 साल हो गया है और इसमें लगे हुए हैं और कोई भी इसमें अभी तक कोई दुःख, कोई फ्रस्ट्रेशन तो हुआ नहीं है। तो ऐसा लगता है कि आगे भी करेंगे। अभी मेरे जीने में बहुत सारा कुछ आ गया हो ऐसा नहीं है, बट शुरुआती रिजल्ट तो ज़रूर ठीक लगे मुझे और अब ये कॉन्फिडेंस भी है कि बन रहा है कि आगे इस पे करेंगे। तो ये तो एक्सरसाइज 1 के स्टेप की थी बात। अब जो एक्सरसाइज 2 है, ये एक्सरसाइज 2 के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि बेसिकली जब मैंने ये किया तो शुरू में तो एक्सरसाइज 2 जो है वो आसान थी एक्सरसाइज 1 की अपेक्षा और यहीं से अपने को बॉडी से अलग होने का जो नोशन बना वो इसी एक्सरसाइज से बना। तो उस अर्थ में ये उपयोगी है। दूसरा भी ये है कि इन एक्सरसाइज 2 के बारे में जो समझ में आया है कि जब आपके हमारे ऊपर जो वातावरण से जो भाव के रूप में या वैसे जो अटैक्स होते हैं उनसे निपटने में ये एक्सरसाइज बहुत काम आती है, एक्सरसाइज 2। इसमें भी जो स्टेप 1, 2 और जो संवेदना को है ये मैं कर ही लेता हूँ, है ना। बट इसमें जो मुख्य है वो जहाँ से एक्सरसाइज 2 और एक्सरसाइज 1 कनेक्टेड है, वो जो स्टेप है यानी स्टेप 5, है ना। तो जो संवेदनाएं हैं शरीर की वो तो अ, देखी जा सकती है। शरीर की संवेदनाएं बाहर से जो भाव आदमी जैसे कोई कुछ बोल रहा है तो वो भी सूचना के ही फॉर्म में संवेदना है, फिर वो हमारे तक पहुंचती है। तो वो सब मैं मुझे ऐसा लगता है कि मैं कर लेता हूँ। लेकिन फिर भी बात वही है कि जब ध्यान देता हूँ तो ही कर पाता हूँ, हमेशा-हमेशा नहीं कर पाता हूँ और जब ध्यान देता हूँ तो कर पाता हूँ तो उसका फ़ायदा होता है। जब नहीं देता हूँ, नहीं कर पाता हूँ तो गलतियाँ होती हैं। स्टेप 5 है इसका, जहाँ से ये दोनों एक्सरसाइज कनेक्टेड है, इस पे मेरा फ़ोकस रहता है। क्योंकि ये जो एक स्टेप 5 है, यहाँ मतलब इसको आप हमेशा कर सकते, क्योंकि मेरी अभी जो कमी है वो यही है कि मैं हमेशा नहीं कर पाता हूँ। तो वो मैं इसी स्टेप पे फोकस कर रहा हूँ अभी की परिस्थिति में कि मैं ये इस पे रहूं, क्योंकि ये दोनों को कनेक्ट कर देता है। तो जो इसमें है कि स्टेप 5 में जो बाहर की कोई घटना है और जो भौतिक रासायनिक वस्तु है, दूसरे आदमी का जो व्यवहार है, उसका हमारे शरीर पे जो प्रभाव है, उससे जो शरीर में संवेदना है, अब उस संवेदना का करना क्या है? संवेदना तो शरीर में मैंने रीड कर लिया, अब उसका करना क्या है? अब उसका जो करना है, उसका निर्णय मेरे में होगा और निर्णय मैं ही ले रहा हूँ। मेरे भाव विचार का भी निर्णय एक्सरसाइज 1 में कनेक्ट हो रहा था। तो अब उसके साथ मैं रिएक्ट करूँ या रिस्पॉन्स करूँ, ये मेरी मान्यताओं की ऊपर होगा। तो ये बिल्कुल मुझे स्पष्ट है, मतलब मैकेनिज्म स्पष्ट है, ये हो कैसे रहा है। अब मुद्दा फिर इसके आगे की जो स्टेप्स हैं, जैसे स्टेप 7 है, वो तो शून्य वाला है, वो तो अभी बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, ना लॉजिकल है, ना वो सीधे-सीधे उसका तो भी मैं बात ही नहीं कर रहा। बट ये है कि ये जो स्टेप जो 5 है, तो अब मुद्दा सारा कंक्लूड होके वहाँ आता है कि हम मुद्दा है हमारी मान्यता, क्या स्थिति है। हमने जो स्थिति है उसको कुछ का कुछ मान रखा है, वो एक समस्या है। तो अब ये एक्सरसाइज की मदद से एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2 और ये जो कंटेंट की हमारे पास जो सूचना है, उसकी मदद से हमें जो यथार्थता है, जो एक्चुअलिटी है, उसको हम जब पकड़ पाते हैं, तो ऐसा दिख अपने में भी कई बार दिखा है कि वो हमारा फिर ठीक हो जाता है। बेसिकली काम वो मान्यताओं को ठीक करने का है। नटशेल में तो बात इतनी ही है, जिसको संस्कार भी कह रहे हैं।
काम तो संस्कारों पे ही होना है। अब वो संस्कार हमारे जब जो ठीक हो जाते हैं, जैसे हमने कोई प्रवृत्ति के स्तर पे कोई चीज है, तो हम उसको वातावरण के प्रभाव में उसको हम कई बार ठीक गलत जैसा भी हो करते रहेंगे, लेकिन बात जब वो मान्यताओं को ठीक करके जब संस्कारों को ठीक करके हो जाता है, तो वो फिर मुझे लगता है कि वो कम से कम इस जीवन यात्रा में वो परमानेंट की तरफ जाता है। तो अब वहां तक करने के लिए काम तो टेढ़ा है ही है, मतलब मेहनत का है ही है, बट अल्टीमेटली कम से कम ये तो है ना कि करना क्या है, ये तो स्पष्ट हुआ ना, तो इस पे करते रहेंगे। और इतना मुझे इस एक्सरसाइज के बारे में कहना था। और मैं थोड़ा समय ज्यादा ये ले रहा हूँ कि पत्नी की थोड़ा सा वो कम बोलेंगी, मैं थोड़ा ज्यादा बोलूंगा, ऐसा निर्णय हुआ है। तो एक बात और मैं ये कहूँ कि अब 5 मिनट में लास्ट के, कि भागीदारी को लेके जो बात है, तो भागीदारी भी जैसा सर से भी हुआ था और बाकी आप सब भी कहते ही हैं, वो भी दो तरह से है। एक तो हम जैसे जिस परिवार में, समाज में, वर्क प्लेस पे तो हम जी रहे हैं, एक तरह से तो भागीदारी वो हो ही रही है। दूसरी भागीदारी जो व्यवस्था को ठीक करने की है, तो वो भी आवश्यक है, लेकिन मैं अभी तक उसको ठीक से अभी तक कर भी नहीं पाया हूँ, और इतना नहीं कर पाया हूँ। थोड़ा बहुत करने का प्रयास करता हूँ, लेकिन हो नहीं पाता है, शायद वो मेरे व्यक्तित्व की वो एक कमी है। तो बट अभी उसको ऐसे अभी पूरा करने की कोशिश हो रही है कि जिनके साथ में जी रहा हूँ, जो परिवार, जो वर्क प्लेस, जो मेरे रिलेटिव्स हैं, मेरे जो मित्र हैं, उनके साथ भी जो हम संवाद कर रहे हैं, उनके साथ भी जो व्यवहार हम कर रहे हैं, वो भी हमारी भागीदारी ही है। और व्यवस्था को ठीक करने की भागीदारी भी तो वो तो है ही है मुद्दा। वो तो एक जब बहुत बड़ा फैलाव हमारे देखने का होता है, तो वो भी होता होगा, और जब होगा तो वो भी करेंगे। और तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये भी भागीदारी ही के रूप में ही मैं देख रहा हूँ। परिवार, समाज और जो मित्र अपने हैं, कुटुंब जिन्हें कह रहे हैं, उनके साथ भी वो भी भागीदारी, प्लस व्यवस्था में भागीदारी वाली जो बात है, तो वो मुझे क्या ऑनलाइन में पता नहीं क्यों मेरा मन नहीं रहता था। पत्नी का बार बार है कि आप ऑनलाइन करिए, क्योंकि अभी हमारी पारिवारिक जिम्मेदारियां भी हैं, तो उसके साथ भी बैलेंस बनाते हुए चलना है। तो इस क्रम में बीके शर्मा भैया से भी बात होती रहती है, तो हम लोग मिलके कुछ थोड़ा थोड़ा वो भी करते रहेंगे। तो ऐसा नहीं कि उसको नहीं करेंगे, लेकिन मेन फोकस तो वो अपने पे काम करना है। अपने में जो मतलब प्रत्यावर्तन पूर्वक परावर्तन वाली बात है, अपने में अंदर ठीक से काम करेंगे, और फिर उसके साथ बाहर भी होगा, और उसके जैसा आप सब कहते हैं कि वैभव के रूप में वो सारा चीज होगा ही। तो मुझे लग रहा है कि मुझे जो बात कहनी थी वो मैंने कही। और स्पेशली मैं एक जो मेरा जो स्वास्थ्य वाला जो मुद्दा था, उस पे भी मैंने काफी ध्यान दिया है। एंड इस फोरम पे मैं वापस एक बार ये कहना चाहता हूँ कि वो जो बुक है वो बहुत अच्छी है। और शर्मिला दीदी ने जो अभी कॉन्फ्रेंस में भी जो होलिस्टिक हेल्थ वाली जो बात थी, उसकी भी सारी रिकॉर्डिंग मैंने, शर्मिला दीदी थी और भी जो डॉक्टर्स थे, तो वो भी ठीक है, अच्छा है काफी। तो हमें लगता है कि मतलब होलिस्टिक हेल्थ पे भी हमें ध्यान देना चाहिए। हम लोग सेल्फ पे तो ध्यान देंगे तो वो आगे भी ठीक होगा, लेकिन जैसे जो हमारा खान पान है, और वो भी मैंने करके देखा हुआ है, मतलब खान पान का भी है, मतलब हमेशा कंट्रोल होता है ऐसा तो, जैसे संस्कारों के साथ है वैसा उसके साथ भी है, लेकिन जो भी मैंने एक्सपेरिमेंट की है उससे मैं संतुष्ट हूँ। अब स्वास्थ्य में मतलब जैसे खाने पीने में मतलब गड़बड़ी भी मेरी कम होती है। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत स्वादिष्ट चीज रखी है तो वो मैं उसके साथ गड़बड़ी कर दूं, मतलब मैं खा ही लूं, मतलब कंट्रोल रहता है। और कई बार छूट भी जाता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम रहता है। और ऐसे ही रूटीन की बात थी। और जब ध्यान से देखेंगे तो मोटे मोटे मुद्दे जो है वो यही रूटीन और हमारे आहार विहार और इन्हीं से संबंधित हैं, हमारे जो स्वास्थ्य में गड़बड़ियां है। ऐसा कॉन्फ्रेंस में भी कंक्लूजन मोटा मोटा ऐसे ही आया था। बाकी अगर उसके बाद गड़बड़ होता है तो मेडिसिन ट्रीटमेंट और वो तो सब है ही है, लेकिन अगर हम इस बात को ध्यान दें
तो हमारे स्वास्थ्य में काफी परिवर्तन होता है। रूटीन और आहार से ही काफी चीजें ठीक हो जाती हैं, और एक्सरसाइज, श्रम। तो इतना मुझे कहना था। अब आगे अनुपमा जी बात अपनी रखेंगे। ओवर टू अनुपमा। अ, नमस्कार सभी को, सभी कलीग को, सभी प्रबोधकों को, जिन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया। और आज मैं स्थिति पे पहुंची हूँ कि मैं ये बात कह पा रही हूँ। जब मैं अपना पिछले 4-5 साल का अवलोकन करती हूँ तो कंपैरेटिवली मुझे अभी के जो मेरा स्थिति है वो काफी, उसमें मेंटल पीस का अनुभव होता है। पहले मैं अपना थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय दे दूं। मेरा नाम अनुपमा मिश्रा है। मैं गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज भरतपुर के कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में असिस्टेंट टीचिंग एसोसिएट के पद पे कार्यरत हूँ। इस कंटेंट से मेरा परिचय जो हुआ था वो 2023 में हुआ था। जब जनवरी में जब मैंने यूएचवी की जीवन विद्या परिचय की वर्कशॉप की थी। उसके बाद जैसा पंडित जी ने बताया है कि ये 2020 से ही जुड़े हुए हैं। तो इनके अंदर जो परिवर्तन, इनके व्यवहार में जो समय-समय पे मुझे दिखता था, उससे प्रभावित होके मुझे ऐसा लगा कि मुझे यूएचवी से भी जुड़ना चाहिए। क्योंकि जो मुझे एक मेन गैप दिखा था परिचय शिविर के बाद, कि जितने समय हम वहाँ पर थे, उतने समय तो हमें कंटेंट और चीज़ें काफ़ी अच्छी लगती थी। एक कहते हैं ना, वो एक एसी इफ़ेक्ट टाइप का था। बट जैसे हम वहाँ से बाहर निकले, हम अपने पुराने स्वभाव में वापस आ गए और फिर से वही घर की चीज़ें। तो जब मैं मॉर्निंग अभ्यास से जुड़ी, तो मुझे एक मॉर्निंग अभ्यास की जो बहुत अच्छी बात लगी, वो ये लगी कि चीज़ें अच्छा क्या है वो मुझे पता तो चल गई परिचय शिविर के माध्यम से, लेकिन उसको हम स्वयं में कैसे इनकॉर्पोरेट करें, वो हमारे लिए कैसे बेनिफिशियल है, कोई चीज़ बहुत अच्छी है, बट वो उसको हम कैसे अडैप्ट करें, ये मैकेनिज़्म मुझे इस मॉर्निंग सेशन में मिली। तो ऐसा मैं कर तो नहीं पाई हूँ 100% कहूँ तो, लेकिन ये है कि ये पता है कि हाँ, क्या-क्या करना है। कह सकते हैं कि उसका एक एल्गोरिथमिक फॉर्म क्लियर हो जाता है यहाँ से। तो अब जैसे मैं ये बात करना चाहती हूँ कि अब तक मुझे ऐसा लगता था कि ये जो कंटेंट है, जो दर्शन है, इसका सबसे बड़ा जो समृद्धि है मेरे लिए, वो ये है कि मेरा परिवार संगठित हो गया, मैं सबसे जुड़ पाई, किसी दूसरे की स्थिति से प्रभावित हुए बिना मैं उनके साथ ज़्यादातर समय सही व्यवहार कर पाती हूँ। मेरे जो पुराने लोगों से संबंधों में जो गिला-शिकवा था, वो काफ़ी हद तक अब रिज़ॉल्व हो गया है। उनके साथ सही बर्ताव करने के लिए मैं उनके व्यवहार पे अब निर्भर नहीं करती हूँ ज़्यादातर समय। तो मुझे इसका यही एक समृद्धि दिखती थी। लेकिन अभी पिछले महीने ऐसा मुझे महसूस हुआ, मेरी माताजी का ग्लूकोमा का आँख का ऑपरेशन हुआ और मुझे उनकी देखभाल करने के लिए अ, मेरे घर जाने का अवसर मिला। वहाँ मुझे खुद के जाँच-परख का बहुत अच्छा अवसर मिला, क्योंकि जैसा कि वो बीमार थीं और बीमारी में और उम्र के साथ भी लोगों में एक चिड़चिड़ापन-सा बढ़ जाता है। तो ज़्यादातर समय बातों-बातों पे गुस्सा करना, चिड़चिड़ा होना और बोलते रहना, ये सब चीज़ें दिखीं मुझे, मैंने महसूस की। तो मैंने देखा कि 6-7 दिनों तक तो मैं क्या अपने जो एक स्वभाव में बनी रही। लेकिन फिर मुझे ऐसा दिखा कि मेरा एक थ्रेशोल्ड पॉइंट आया और मैं मतलब मैं अपने व्यवहार से हट गई। मैंने जवाब दे दिया या ऐसा कुछ। बाद में मुझे उसका काफ़ी गिल्ट हुआ। उस कन्वर्सेशन के दौरान एक और चीज़ पे ध्यान गया मेरा कि जब इस तरह की घटना हुई मेरे साथ में, तो उसमें मैं देख पाई कि जब मैं अंदर से मतलब अगर मैं स्वयं में व्यवस्थित नहीं हूँ,
तो मैं अपने लोगों के साथ सही बर्ताव भी नहीं कर पाई। तब वहाँ से मुझे एक ज्ञान की आवश्यकता बनी और मुझे ये दिखा कि अगर मैं समझ से परिपूर्ण नहीं हूँ, तो मैं लोगों से सही बर्ताव भी नहीं कर पाऊँगी। तो मैं अपना एक जो एम ये मान रही थी कि इस कंटेंट से मुझे अपना रिश्ते, अपना परिवार, समाज में लोगों से व्यवहार ये सही करना है। अब मुझे ऐसा महसूस हुआ इसके बाद से कि ये एक बाई प्रोडक्ट है, मेन काम तो हमें अपने डेवलपमेंट पे करना है। जब मैं वहाँ पर फेल हुई तो मुझे मेरा ये ध्यान गया कि इसमें कमी इनकी नहीं है, ये मेरी कमी है कि मैं उनकी हेल्प नहीं कर पा रही हूँ, मेरी ये स्थिति नहीं है। मेरा यही थ्रेशोल्ड पॉइंट था। मतलब एक मेरे लिए काफ़ी दुखद सा अनुभव रहा कि मेरे परिजन को मेरी ज़रूरत है, मुझे उनकी हेल्प करनी है। आइडियली ये होना चाहिए कि उनके स्थिति से अलग मैं अपना व्यवहार उनके साथ कर पाऊँ, लेकिन मैं वहाँ पर फ़ेल हो गई। तो मुझे ये दिखा कि पहले मुझे स्वयं के विकास पे, स्वयं के ज्ञान पे, स्वयं की एक निश्चित स्थिति आ जाए, उसके लिए काम करना है, तभी मैं अपने अगल-बगल, अपने परिवार के लोगों से, अपने सराउंडिंग में काम कर पाऊँगी। यहीं पे मुझे ये बात भी ध्यान आई इस बार मैं सार सत्र करने जब गई थी तो सार सत्र के फ़ॉलो अप सेशन में मुझसे गणेश सर ने बोला था कि मैं जो गलती मैंने की थी कि मैं चीज़ों को विचार के लेवल पर देख रही थी। मैं उनको भाव के लेवल पर नहीं देख पा रही थी। शायद इसीलिए यहाँ पर ये मिस्टेक हुई। अगर मैं अपने भाव से जुड़े हुए संबंध व्यवस्था सह अस्तित्व को देख पाती, तो शायद ये जो विचार के लेवल पे क्रिएट किया हुआ बाँध था, जो एक दिन 7-8 दिन में टूट गया, ये स्थिति नहीं होती। तब से मेरा ये प्रयास रहता है कि मैं विचार से ज़्यादा किसी घटना के या किसी से होने वाले व्यवहार के भाव पे पक्ष पे ध्यान दे पाऊँ और इसमें ये देख पाऊँ कि वो संबंध व्यवस्था सह-अस्तित्व के अनुरूप है कि नहीं। तो यहाँ से एक मेरी मोटी-मोटी समझ ये बनी कि मुझे अपने स्वयं के विकास पे कार्य करना है, जो कि निश्चित है कि समझ पूर्वक ही हो पाएगा। इसके लिए अध्ययन का कार्य आगे बढ़ना है और मैं क्षमा चाहती हूँ कि इस बार मैं सेशन से ज़्यादा नहीं जुड़ पाई क्योंकि सार सत्र अटेंड करने हम चले गए और उसके बाद में उसके फ़ॉलो अप सेशन, उसकी क्लासेस उसमें थोड़ा-सा बिज़ी रहते हैं। तो इसलिए बहुत ज़्यादा मैं ये सेशन अटेंड नहीं कर पाई हूँ। बट जैसा कि इन्होंने बोला कि हम लोग साथ जो मॉर्निंग एक्सरसाइज़ वहाँ पे जो कराई गई, अभ्यास 1 और अभ्यास 2 उसकी समझ थोड़ी और गहरी हुई। वहाँ जाकर ये पता चला कि हम किन स्टेप पे कहाँ-कहाँ क्या गलती कर रहे हैं। तो एक तरह रूटीन के तौर पे हम मॉर्निंग एक्सरसाइज़ के स्टेप्स को डेली थोड़ा-थोड़ा करते हैं और जब भी कभी खाली समय मिलता है तो उसको और अच्छे से डिटेल में करने की कोशिश करते हैं। तो अगर मैं ये कहना चाहूँ कि एक्सरसाइज़ कैसे है, तो मैं एक्सरसाइज़ की अगर बात करती हूँ, तो उसमें मैं ये कहूँगी कि जैसे एक्सरसाइज़ में पहला जो अभ्यास 1 का स्टेप 1 है, स्वयं के द्वारा स्वयं को देखना, अपनी कल्पनाशीलता को देखना और इसमें जो इच्छा, विचार, आशा, भाव चल रहा है, उसको देखना। तो मैं ये कहती हूँ कि मैं इसको देख पाती हूँ। अभी पहले मुझे लगता था कि मैं इसको बहुत क्लियरली देख पा रही हूँ, लेकिन अभी कुछ दिनों पहले ऐसा मुझे लगा कि अ, जैसे कोई विचार जब किसी को देख के मन में आता है, तो उसके पहले जो फीलिंग है, तो मैं भाव को प्रॉपर्ली रिकॉग्नाइज़ कर पाई, करीब 1 महीने पहले। तब से मैं यही प्रैक्टिस करती हूँ कि किसी को देख के आने वाले विचार के पहले जो भाव उठता है, उस भाव को देखूँ और फिर उसका मूल्यांकन करूँ। तो ये अभ्यास 1 के स्टेप 1 के बारे में मेरा जो विचार है। अब इसका जो स्टेप 2 है वो साथ-साथ ही हो जाता है। मेरे लिए चैलेंज ये है पहला स्टेप कि भाव को देखना और उसका मूल्यांकन ना करना। क्योंकि ज़्यादातर समय जैसे ही वो भाव
मैं देख पाती हूँ कि ये भाव आ रहा है, उसका मूल्यांकन साथ-साथ में हो जाता है। तो मेरे लिए फ़िलहाल स्टेप 1 और स्टेप 2 एक साथ ही हो जाता है। अब इसी के साथ-साथ तीसरा स्टेप भी मैं फ़ील कर पाती हूँ कि स्टेप 1, 2, 3 एक साथ ही हो जाता है कि ये जो भाव चल रहा है, उससे मैं आराम में हूँ या परेशान हूँ, ये मैं पहचान लेती हूँ हर समय। इवन कई बार बहस में होती हूँ, आवेश में होती हूँ, तो उस समय भी मुझ में ये क्लिक कर रहा होता है कि ये जो भाव मुझ में चल रहा है, ये जो है काफ़ी कष्ट दे रहा है मुझे। लेकिन अभी मैं ये मैकेनिज़्म नहीं निकाल पाई हूँ कि जब एक बार मैं उस आवेश में कि उस भंवर में पड़ जाऊँ, तो फिर मैं उससे कैसे निकलूँ? ये पता होते हुए भी कि ये गलती मुझसे हो रही है, वो अपना पूरा साइकिल पूरा करता ही है। मैं चुप हो जाती हूँ, कुछ बोलती नहीं हूँ। इस मामले में मेरा निर्णय ये बना है कि एक बार अगर मेरा भाव बिगड़ जाए किसी से भी आर्गुमेंट में, बच्चों के ऊपर, स्टूडेंट्स पे अगर मुझे लगे कि मेरा भाव बिगड़ जाए तो मैं वहीं पर ही चुप हो जाती हूँ, कोई भी कन्वर्सेशन नहीं करती और सॉरी बोल के वहाँ से हट जाती हूँ। ये एक मैंने शॉर्ट टाइम के लिए अपने लिए एक सेट किया हुआ है, बट अब ये कितना काम करता है ये देखते हैं। इसके बाद जब मैं स्टेप 4 की बात करती हूँ कि इस क्षण जो भाव विचार मुझ में चल रहा है, इसका निर्णय कौन लेता है? तो जब मैं इसकी बात करती हूँ तो मुझे ये दिखता है कि जितने समय मैं होश में हूँ, उतने समय तो मुझे दिखता है कि ये जो चल रहा है भाव विचार उसका मुझ में उसका निर्णय मैं स्वयं ले रही हूँ। इवन ये भी दिखता है कि सामने वाला जो इंसान है वो कहीं न कहीं बिल्कुल मिरर की तरह है। समय ज़रूर लगता है वहाँ से जैसे रिफ्लेक्शन वापस लौट के मुझ में आने में, लेकिन जो बर्ताव मैं उसके साथ करती हूँ जब उसका एक बार मुझ में विश्वास बन जाता है कि ये कोई दिखावा नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है, तो वो वहाँ से मुझे रिटर्न मिलता है। ऐसा मैंने अब तक के 1-2 सालों में एक्सपेरिमेंट करके देखा है कि हमारे सराउंडिंग में जो लोग हैं, वो हमारे द्वारा किए गए जो आचरण है, उस उसकी प्रतिध्वनि ही हम तक लौट के आती है, मतलब इमेज ही हम तक लौट के आती है। जैसे मिरर में जो लाइट रेज़ है वो टकरा के इमेज हमको दिखाती है, हमारे पास आती है। तो बर्ताव हम औरों से करते हैं वही हम तक लौट के आता है, ऐसा मुझे लगता है। तो हाँ, ये दिखता है कि भाव विचार का निर्णय जो चल रहा है उसका निर्णय मैं लेती हूँ और लेकिन ये तभी दिख पाता है जितने समय में होश में रहती हूँ, मतलब जैसे सर कहते हैं कि दृष्टापद पे रहती हूँ साक्षी भाव के साथ में। जैसे ही अपने किसी पुराने संस्कार की वजह से मैं आवेश में पड़ती हूँ, वैसे ही ये जो एक एक अ, विवेक है, वो मेरे अंदर से चला जाता है। अब ये जो स्टेप 5 है कि इस क्षण जो भाव विचार मुझ में चल रहा है, उसके आधार पे मैं सुखी-दुखी हो रही हूँ, उसका निर्णय मैंने स्वयं लिया है। उस निर्णय का आधार क्या है? समझ या समझ के अभाव में मान्यता? हाँ, तो इसके बारे में मैं ये कहना चाहती हूँ कि जितनी देर मैं अपने स्वभाव में रहती हूँ, उतनी देर मुझे ये दिखता है। लेकिन मैं किसी मान्यता से प्रभावित होके मेरा स्वभाव बिगड़ रहा है, ये बिगड़ा है, ये अभी बिगड़ते समय कम पता चलता है जब वो घटना घट चुकी होती है और बाद में मैं जब उस घटना का मूल्यांकन करती हूँ, तो मुझे ये पता चलता है कि हाँ ये इस मान्यता की वजह से मेरा ये भाव बिगड़ा था। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि जब एक बार ये चीज़ का मूल्यांकन पूरी घटना का मैं कर लेती हूँ, तो उस तरह की घटना जब कभी भविष्य में दोबारा होती है, तो पुरानी घटना याद आती है और आवेश में ना पड़ने का एक एक तरह से सहायता मिलती है उस घटना को याद करके। बट फिर भी कई बार मान्यता इतनी गहरी होती है, संस्कार इतने गहरे होते हैं कि मैं आवेश में पड़ ही जाती हूँ। अब अगर मैं अभ्यास 1 के स्टेप 6 की बात करूँ सॉरी स्टेप 7 की बात करूँ कि जितना-जितना सह-अस्तित्व व्यवस्था को, संबंध को समझ पाते हैं, अपने भाव विचार को सही अर्थ में सुनिश्चित कर पाते हैं, उतना-उतना आराम से रहते हैं, सुखी रहते हैं। तो संबंध तो मुझे दिखते हैं।
मैं ये भी पहचान पाती हूँ कि जो भाव है, वो हमारा संबंध के अर्थ में है या विरोध के अर्थ में है। लेकिन अगर मैं व्यवस्था और सह-अस्तित्व की बात करूँ तो इसकी मुझ में अभी इसकी बहुत ज़्यादा समझ नहीं बन पाई है। हालाँकि सार सत्र में इसको काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया गया था, बट फिर भी वो मेरे पास अभी एक सूचना के तौर पर ही है। वो समझ में ट्रांसफ़र नहीं हुई है। यहाँ पे मैं मेरे अभ्यास 1 की स्थिति मैंने स्पष्ट करी। अब मैं अपने अभ्यास 2 की स्थिति जब स्पष्ट कर रही हूँ कि अभ्यास 2 का जो स्टेप है कि स्वयं के द्वारा मैं और शरीर को देखना। तो इसको मैं इस अभ्यास को कर पाने में कुछ हद तक सफल हो पाती हूँ। और जो स्टेप 2 है, मैं और शरीर के बीच के आदान-प्रदान को देखना, ये भी मुझे दिखता है जब मैं ध्यान देती हूँ तो। ये भी दिखता है कि इसका निर्णय मैं ले रही हूँ। इन तीनों स्टेप का फ़ायदा मुझे मेरे स्वास्थ्य के तौर पे हुआ है। जैसे कि मेरी जो छोटी-छोटी जो अव्यवस्थाएँ हैं, जैसे पहले मुझे माइग्रेन रहा है, जिसमें कि मैं अनावश्यक घबरा जाती थी और साथ के सब लोगों को घबराती थी जो मेरे साथ रहते थे। तो इन सब चीज़ों पे काफ़ी आराम मिला है मुझे जब मैं ये देख पाती हूँ कि मैं शरीर नहीं हूँ और ये सिर्फ़ एक संवेदना है, एक सूचना का ट्रांसफ़र ही हो रहा है। तो जो ये शारीरिक समस्याएँ हैं, इनको हैंडल करने में मुझे काफ़ी मदद मिलती है। पहले जैसे मुझे इंजेक्शन का भी काफ़ी डर रहता था, लिफ्ट वग़ैरह में चलने में भी मैं मैं 7-8 फ्लोर तक पैदल चल लेती थी, बट लिफ्ट में जाने से कतराती थी क्योंकि लिफ्ट में बंद होते ही मुझे काफ़ी घबराहट सी होती थी, छोटी-सी जगह लगती थी वो। तो इस तरह से इन तीनों स्टेप्स का फ़ायदा मुझ में ऐसे हुआ है। अब जो स्टेप 4 है जीवन और शरीर के बीच की दूरी को देखना, तो ये कई बार हो पाता है और ज़्यादातर समय नहीं हो पाता है। अब स्टेप 5 की अगर बात करती हूँ कि बाह्य परिस्थिति का प्रभाव, तो इसमें भी जब मैं होश में रहती हूँ, ध्यान रहता है, जब तो मैं इसको देख पाती हूँ, अदरवाइज़ मैं इसको भी नहीं कर पाती हूँ। अब इसमें जो ये संस्कारों को देखना और ये जैसा कि अभी इन्होंने बोला कि ये दोनों जो स्टेप 5 है, ये एक तरह से मुझे भी ऐसा लगता है कि अभ्यास 1 और अभ्यास 2 यहाँ पे जुड़ जाते हैं। तो इस स्टेप को हम प्रॉपरली अभी कर नहीं पा रहे हैं और इसको कर पाएँ, इसके लिए हमारा प्रयास जारी है। और इसके आगे शून्य और ये सारी चीज़ें तो मैं अभी बिल्कुल नहीं कर पा रही हूँ, शून्य तो मैं नहीं देख पाती हूँ। शून्य में स्वयं के अस्तित्व को भी नहीं देख पाती हूँ। मतलब कहते हैं कि इसका कोई आइडिया ही नहीं लगता मुझे। तो अब मैं अगर अपनी भागीदारी की बात करूँ तो अब तक तो मैं कर पा रही थी, लेकिन इधर 2-3 महीनों में थोड़ी-सी पारिवारिक व्यस्तताएँ बढ़ी हैं और कार्यालय में भी ज़िम्मेदारियाँ बढ़ी हैं, जिसकी वजह से मैं ज़्यादा इसमें भागीदारी नहीं कर पाई हूँ। जो एफडीपीज़ वगैरह चलती है, उसमें मेरा ऐसा रहता है कि उसमें मैं ऑनलाइन भागीदारी करूँ, बट मैं अभी नहीं कर पाई हूँ। बट जैसे ही थोड़ा-सा इसमें रिलैक्सेशन होता है, कार्यालय में जो व्यवस्थाएँ मुझे मिली हैं व्यस्तता से, ज़िम्मेदारियों से मैं फ्री होती हूँ, मैं फिर से इसमें आऊँगी। और दूसरा एक बड़ा हर्डल है अभी मेरे लिए जो इधर 2-3 महीनों में है कि अ, मेरी पीएचडी चल रही है, जो कि अब काफ़ी टाइम हो गया है, उसको भी मुझे वाइंड अप करना है। इसलिए भी मैं अभी ज़्यादा भागीदारी नहीं दे पा रही हूँ अपनी। बट फिर भी जितनी मिनिमम कॉलिंग वगैरह में जितनी हो पाएगी उतनी मैं करती हूँ। स्वयं ऐसा प्रयास रहता है कि दिन के कम से कम 1-2 घंटे मैं इस अभ्यास को दूँ। और अभी जैसे बुक्स का अध्ययन भी चल रहा है, तो उसमें भी समय देती हूँ। तो ये है कि दिन के 1-2 घंटे तो इसमें अपने डेवलपमेंट के तौर पे जाते हैं। बट इस बार का अगर एक मोटा-मोटा कंक्लूज़न देखा जाए, तो जो मेरी ये एक निष्कर्ष निकला है, वो ये बना है कि
मुझे सबसे पहले स्वयं के विकास के लिए कार्य करना होगा। अपने में एक स्टेबल स्थिति आ जाए हमारे भाव की, तभी हम अपने आसपास लोगों का मदद कर पाएंगे। ये एक वैभव के तरह से मैं इसको देख पाती हूँ। समृद्धि जब हमारे भाव विचार में होती है, हम एक स्टेबल स्थिति में होते हैं, तो ये एक वैभव की तरह है कि लोगों से हम सही बर्ताव करते हैं और हमारे संबंध में सुधार होता है। तो अब ये समझ में आया है कि जो मेन काम है वो तो अपने खुद के विकास के लिए ही करना है, जो कि अब मुझे लगता है कि इन एक्सरसाइजेस को रिपिटेटिव मोड में करूंगी तब हो पाएगा। अ, मुझे लगता है मैंने काफी समय ले लिया है, तो इसी के साथ मैं अब अपनी बात खत्म करना चाहती हूँ। सभी को पुनः नमस्कार। नागराज जी को नमस्कार, गणेश सर को नमस्कार, सभी प्रबुद्धकों को मेरा नमस्कार। धन्यवाद मुझे अवसर प्रदान करने के लिए। जी धन्यवाद अनुपमा दीदी। मैं शर्मिला दीदी से रिक्वेस्ट करूंगी कि दीदी भैया और दीदी की शेयरिंग के बारे में अपनी फीडबैक को रखें। नमस्ते अखिलेश्वर जी और अनुपमा जी, आप लोगों की शेयरिंग को सुना। अच्छा लगा कि आप दोनों ही इस काम में जुड़े हैं। जब परिवार में दोनों पति पत्नी इस काम को करते हैं तो परिवार का माहौल बदल जाता है। ये तो हमने काफ़ी परिवारों में अब देखा है। और अच्छी बात यह है कि शुरुआत भले ही हम अपने से करें, लेकिन जैसे-जैसे हम परिवार में अपने फैलाव को रख पाते हैं और दूसरा परिवार के जो दूसरे सदस्य हैं, वो हमारे व्यवहार में सुधार देख पाते हैं, तो वो खुद से ही उनका मन बनता है इस बात को समझने का, जो कि अभी अनुपमा जी ने भी कहा। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। और जो आपने अखिलेश्वर जी ने मेंशन की, अब अनुकूलता दिख रही, लोग थोड़े-थोड़े तैयार हो रहे हैं। प्रमोद कुमार जी भी वहाँ पर हैं और भी 1-2 लोग आपने मेंशन किया। तो इस काम को ज़रूर करें आगे बढ़ के। मुझे लगता है कि जैसे-जैसे हमारा ध्यान इन बातों पे जाता है, जैसे-जैसे हम कॉलेज में भी, व्यवस्था में भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हैं, तो इसमें अपने अंदर की गति भी और तेज़ी से होने लगती है। क्योंकि जब ये पूरा काम हम करते हैं तो औरों के लिए क्या करना है, व्यवस्था कैसी करनी है, अगर हमने नोडल सेंटर बनाना है, उसमें क्या-क्या एक्टिविटीज़ होंगी, मेंटरशिप प्रोग्राम्स होंगे, ये सब चीज़ें जब हम इनको चॉक आउट करते हैं, तो अपनी भागीदारी भी और रूप से एक नेचुरल ढंग से स्पष्ट होने लगती है कि हमारा उसमें क्या रोल रहेगा। और जब हम दूसरों को मेंटर करते हैं, तो स्वाभाविक ही है कि हमारी ज़िम्मेदारी बढ़ जाती है। तो उस ज़िम्मेदारी को पूरा करने के लिए फिर हम और लग के अपने अंदर भी काम करते हैं। तो ये दोनों साथ-साथ चलते हैं। और कि कई बार बात हुई, ये ज़रूरी नहीं कि हम सब कुछ समझ जाएँ तभी दूसरे को समझाने में सहायक बनेंगे। हम को-एक्सप्लोरर के तौर पर अपने में काम करते हुए दूसरों के लिए भी प्रेरणा के स्रोत हो सकते हैं। बहुत अच्छी संभावना है। आप सब मन बनाए हुए हैं, अच्छे से आप और गहराई में इस काम को करें और आपको आगे के लिए भी बहुत-बहुत शुभकामना। थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सभी को, थैंक यू दीदी। जी बहुत-बहुत धन्यवाद शर्मिला दीदी और बहुत-बहुत बधाई अखिलेश्वर भैया और दीदी, आप दोनों को आगे के लिए शुभकामनाएं।